हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम एक एक करके ये सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने कौन सा क्वेश्चन करना है और फिर आपने कौन सा क्वेश्चन करना है। देखो, ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में जो चीज़ आपने सबसे पहले करनी है वो है पज़ल। मैं कहती हूँ कि आपने पज़ल को सीटिंग अरेंजमेंट से भी पहले करना है। पज़ल को आपने सीटिंग अरेंजमेंट से भी पहले करना है, बिकॉज सीटिंग अरेंजमेंट में लेफ़्ट राइट करके थोड़ा सा ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट पज़ल बहुत ईजिली बन जाती है कंपैरेटिव टू सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। और एग्ज़ाम में बेटा कम से कम ये दोनों मिला के आपने 3 तो करने ही हैं। ये मिनिमम है, ये ध्यान रखना। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कि आप 4-5 जितने भी आए चाहे आप उतने करके आओ, बट मिनिमम आपको 3 पज़ल तो करने ही करने हैं। जब आपने ये 3 पज़ल कर लिए आप सिक्योर होगे। सिक्योर कैसे होगे कि मेरे 15 नंबर पक्के होंगे। आप इस चीज़ को लेके सिक्योर हो जाओगे बेटा कि मेरे 15 नंबर पक्के हो गए। जब आपके ये 15 नंबर पक्के हो गए तब आपने क्या करना है, आपने मिसलेनियस वाले टॉपिक्स पे मूव कर जाना है, जैसे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ठीक है, और जो डायरेक्शन वाला टॉपिक है। एक मेरी बात और ध्यान से सुनो, अभी जो ये डायरेक्शन वाला टॉपिक है ना बेटा, ये आपको इजी नहीं आएगा, ये थोड़ा सा टफ आएगा। टफ कैसे? इसकी स्टेटमेंट टफ नहीं होगी, बट इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपको, वो थोड़ा सा टफ साइड पे रहेगा। जैसे कोई भी आपको वो डायग्राम बनवा दी, ठीक है, आपने पहले ये पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको अपनी स्टेटमेंट में, आपको अपनी डायग्राम में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। बस वो आपको क्वेश्चन देगा कि व्हाट इफ़ अगर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दें तो इसका क्या बनेगा, डिस्टेंस ऐसे करके। वो थोड़ा सा ना क्वेश्चन लेंथी देगा, और इसमें डर मत जाना देख के कि हमारी डायग्राम तो इतनी सिंपल सी बनवाई है हमसे और क्वेश्चन हमें इतना टिपिकल दे दिया। और अगर ब्लड रिलेशन आ गया तो थोड़ा सा डाइसी आएगा ब्लड रिलेशन। ये कोशिश करना कि एंड पे करो, छोड़ के नहीं आना। कई बार बिल्कुल ईजी दे देते हैं, बट वो लेंथी दे देते हैं जो इसकी स्टेटमेंट होती है, और क्लूज हमें मिल रहे होते हैं, और कई बार थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। तो डरना नहीं है, ये होगा, आराम से हो जाएगा, ये करके आना है, ठीक है। तो अब आपको, अगर मैं सारा कुछ सम अप करूं तो आपको बेटा क्या पता लगा? आपको पता लगा कि आपने रीजनिंग में सबसे पहले पज़ल करनी है। सबसे पहले पज़ल या सीटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के 3 करनी है, ठीक है। बट कोशिश ये करना कि पज़ल करना। सबसे पहले हमें 40 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, रीजनिंग के लिए। तो आप ना एक बार गो थ्रू हो जाओ कि क्या क्या है। 1, 2, 3, मैं कहती हूँ 3-4 मिनट भी आपने लगा दिए ना, कोई बात नहीं है, कि मैं ये ढूंढ लूँ कि कौन सी पज़ल ऐसी हैं जो मैं कर सकता हूँ, कौन सी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी है जो मैं कर सकता हूँ। और मिसलेनियस कोई भी नहीं छोड़ना है, मिसलेनियस सारा कुछ करके आना है। अगर आप पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट ही देखोगे ना, केवल इसकी जो होती है स्टेटमेंट की मैं कौन सी कर सकता हूँ, आपको 1-2 मिनट ही लगेंगे। पहले वो डिसाइड कर लेना अपने स्ट्रॉन्ग पज़ल, आपकी वीक पज़ल कौन सी है, उसमें से स्ट्रॉन्ग वाली को करना कि हाँ ये मैं कर लूँगा। जैसे मैंने बताया था कि कुछ बच्चों का वीक एरिया होता है फ्लैट प्लस फ्लोर, कुछ का वीक एरिया होता है ईयर बेस वाली। तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग पज़ल है ना, एक तो वो टिक करनी है कि मैं ये करूँगा, एक वो सीटिंग अरेंजमेंट टिक करना है। मतलब एक एक नहीं कि किसी का 2 किसी का 1, मिलाकर 3 करने हैं। एग्ज़ाम को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगे जो पज़ल आप स्टार्ट करके बैठ गए हो उस पर आपको इतना ज़्यादा टाइम लग गया और आगे जो पज़ल थी वो इजी थी, फिर आपको रिग्रेट रह जाएगा। वो जो रिग्रेट होगा वो केवल रीजनिंग के लिए नहीं होगा। अगर रीजनिंग फर्स्ट पे आया, वो रिग्रेट आपका इंग्लिश में भी चलेगा और वो रिग्रेट आपका मैथ में भी चलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, और किसी भी बात का इसमें ध्यान नहीं रखना कि आपने पज़ल और सीटिंग में से मिनिमम 3 करने हैं, और मिसलेनियस आपने सारा करना है, कोई छोड़ के नहीं आना। हो सकता है कि स्टेटमेंट लेंथी हो, कोई क्वेश्चन लेंथी हो, बट ये नहीं होगा कि वो डुएबल ना हो, सारा कुछ डुएबल होगा।
और बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे, बहुत बच्चों का मेरे पास ईमेल आया था, कुछ का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हमें 10 से 12 मिनट लगते हैं एक पज़ल बनाने के लिए। 10 से 12 मिनट लगते हैं एक सीटिंग अरेंजमेंट का पज़ल बनाने के लिए। मैं कहती हूँ आपको 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। आपको पज़ल बनाने के लिए, एक पज़ल बनाने के लिए 10 मिनट लगते हैं। 30 मिनट हो गए ना यहाँ पे 3 पज़ल के। और मिसलेनियस तो आप 10 मिनट में कर ही सकते हो, वो इतना टफ नहीं होता। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो हो गई 40 मिनट्स। जब चलो यहाँ पे 30 ना मान के अगर मैं इसको 28 कर दूँ, 28 मिनट में 3 पज़ल तो बना लोगे। जो बचे हुए 2 मिनट हैं वो आप पेपर को गो थ्रू करने में लगा देना कि मैं पेपर को देख रहा हूँ, पज़ल सीटिंग अरेंजमेंट कौन सी मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आपने यही करना है। इसको 30 मिनट दो, 28 मिनट दो, मैं कह रही हूँ 3 पज़ल को। पज़ल तो बनाओगे ना 3, और फिर ये 10 नंबर का ये करके आना है। रीजनिंग में यही था स्टार्ट करने का तरीका कि पज़ल से स्टार्ट करो, अपने नंबर को सिक्योर करो, देन मूव करो मिसलेनियस टॉपिक पे। अभी मैं आपको क्वांट का बताती हूँ कि क्वांट को आपने कैसे एक स्टार्ट देना है। तो अभी हम चलते हैं हमारे क्वांट्स के सेक्शन पे कि क्वांट्स में सबसे पहले क्या करना है। बेटा क्वांट्स वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने स्पीड मैथ्स को अटेम्प्ट करना है। चाहे स्पीड मैथ्स कहीं भी पढ़ाओ, आपने स्पीड मैथ्स को ढूंढना है और उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देने हैं। नो मैटर कि फर्स्ट पे कौन सा आपको स्पीड मैथ्स का टॉपिक आ रहा है, लास्ट पे कौन सा। अगर आपने स्ट्रेटजी वाली वीडियो ध्यान से देखी है, मैंने क्या कहा था, कोई भी क्वेश्चन आए स्पीड मैथ्स में से आपको आना चाहिए। सारे क्वेश्चन एक बराबर हैं, स्पीड मैथ्स में से अपने नंबर खींचने हैं, ठीक है। जब बेटा आपका स्पीड मैथ्स हो गया, देन आपको मूव करना है DI पे, ठीक है। और DI में भी क्या होता है ना, एक कई बार इजी DI आ जाती है, एक थोड़ी सी टफ नहीं मैं कहूँगी कि एक लेंथी आ जाती है, जो बच्चों को वहाँ जाके टफ लगती है। नो डाउट, टाइमर चल रहा होता है, एग्ज़ाम का माहौल होता है, हमें टफ लगती है वो, ठीक है। तो आपने अभी यही भी सुन लो, आपने करना क्या है। आपने बेटा सबसे पहले वो इजी वाली DI करनी है। सबसे पहले आपने इजी वाली DI करनी है, फिर आपने टफ वाली DI पे मूव करना है। ऐसा क्यों? देखो मैं क्या कहती हूँ, अगर इजी वाली जो DI है, ठीक है, वो 5 नंबर की होगी, टफ वाली भी 5 नंबर की होगी। आप टफ वाली करने बैठ गए, ठीक है, तो वो टफ वाली की आपसे 1-2 क्वेश्चन बने और टाइमर ऑफ हो गया, तो आपकी ये इजी वाली भी रह गई और टफ वाली के भी आपको 1-2 क्वेश्चन ही मिले। वहीं बेटा अगर मैं ये बात करूं कि आप पहले इजी वाली DI करोगे तो 5 नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए, और अगर टाइम ख़त्म होने की तरफ भी हुआ तो 1-2 नंबर तो आप यहाँ से निकाल ही लोगे ना। कहाँ आप 7 नंबर निकाल लोगे, कहाँ आपको 1 और 2 नंबर ही मिलेंगे। समझ रहे हो ना? तो जो मैं तो यही कहती हूँ, बाकी आपकी अपनी भी कोई स्ट्रैटेजी होगी, आपने खुद भी कुछ सोच रखा होगा कि मैं एग्ज़ाम में ऐसे करूँगा या करूँगी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ईजी वाली फर्स्ट पे उठाओ, उसको ख़त्म करो, उसको साइड करो कि अब मेरी होगी, मेरे 5 नंबर पक्के हो गए। मैं टफ वाली को आराम से टाइम देके इसको भी कंप्लीट करूँगा। ये नहीं है 1-2 क्वेश्चन, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ये सारा कुछ स्पीड मैथ्स और DI कंप्लीट करके ही आना है, ठीक है। यही है अरिथमेटिक, मैंने आपको कहा था मत करो, कैलकुलेट वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कराओगे ना अच्छे से बहुत है। और अभी इंग्लिश पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं आपसे कि बेटा प्लीज़, बहुत बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सच में इन सारी वीडियोस से फ़ायदा मिल रहा है, सारी स्ट्रेटजी से फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब चलते हैं हम इंग्लिश पे। तो बेटा देखो, इंग्लिश को आपने कैसे करना है, इंग्लिश को आपने स्टार्ट कैसे करना है, मैं वो बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि इंग्लिश को आपने एंड कैसे करना है। क्या मतलब कि बचे हुए 10 से 12 मिनट में आपने करनी है RC। बचे हुए 10 से 12 मिनट में आपने करनी है RC। क्यों? बिकॉज RC को ना आप फ्री होकर टाइम दे पाओगे कि मेरा बाकी सब हो गया, जो चुनमे टॉपिक थे, जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे वो सारे हो गए, अब मैं आराम से बैठ के RC करूँगा। आपको फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है, बच्चे स्टार्ट RC से करते हैं, फिर RC टफ लगती है, नहीं बनती, ठीक है, फिर उसका जो बोदरनेस होती है वो उसके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में दिखती है। पर हमने ऐसा नहीं करना। मैं यही जो मैं खुद करती हूँ मैं वही बताती हूँ बेटा आपको कि आपने लास्ट पे करनी है RC। बट आप सोचोगे कि बाकी टाइम में क्या करना है बेटा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले ना आपने पेपर जब गो थ्रू करोगे तो आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को फाइंड कर लेना है। जैसे आपने पहले अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को फाइंड करना है कि मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मिसस्पेल्ट हो गए, वर्ड स्वैप हो गए, फिलर हो गए, सिंगल फिलर, क्लोज टेस्ट हो गया,
पैराजंबल मैं मानती हूँ जो 1 2 3 4 5 वाला आता है वो नहीं बनता कि फर्स्ट पे कौन है सेकंड पे कौन, बट जो ऐसे होते हैं ना ABCDE ऐसे 5 कौन आएगा आगे पीछे वो हो जाते हैं। तो आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को फाइंड करना है, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होंगे ना उनको फाइंड करो और उनको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब आपको अपने स्ट्रॉन्ग वाले जो एरियाज़ हैं, स्ट्रॉन्ग वाले जो टॉपिक्स हैं बेटा, उनको करने के लिए 25 to 30 मिनट्स तो लग ही जाएंगे ना। 25 to 30 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी लेंथी होती है, बिकॉज हमें टाइम बहुत मिल रहा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपने ये करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपने 25 to 30 मिनट्स ही देने हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो RC को 7 to 8 मिनट्स में फिनिश कर सकता है तो इस चीज़ को ज़्यादा टाइम दो। बट अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आपको 15 to 20 मिनट्स RC में ही लग जाते हैं तो आप फिर इसको कम टाइम में करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे ना RC को पढ़ने के लिए अगर मैं नॉर्मल बच्चे की बात करूँ तो 4 से 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। और फिर 5 मिनट में आप क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन करने के लिए हमें 5 से 7 मिनट चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं कहती हूँ कि 12 मिनट तो RC को दो ना, आराम आराम से करो। तो पहले आपने अपने स्ट्रॉन्ग वाले पॉइंट्स को फाइंड करना है और वो टॉपिक्स को करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने RC को करना है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। 10 नंबर तो इसमें से लेके आओगे ही ना, 10 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको 55 का टारगेट दिया था, बाकी पता नहीं कट ऑफ कितनी जाए। आप ये नहीं कि 55 ही लाने हैं, ज़्यादा लेके आने हैं। 55 तो मैंने लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताई थी, आपने 55 प्लस ही करके आने हैं, ठीक है। वो भी मैं बताती हूँ आपको सेफ अटैम्प्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, आपने ऐसा ही करके आना है। अभी मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करती हूँ। अभी नेक्स्ट जो बहुत मेन टॉपिक आ जाता है हर बच्चे के लिए, वो क्या है कि हम क्या करें अगर हम स्टक हो गए। स्टक होने का मतलब क्या है कि किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, ठीक है, या हमसे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, या हमें लगता है कि अब हम क्या करें, हमारे हाथ से तो टाइम निकलता जा रहा है, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। वो मैं आपको बताती हूँ बेटा, आराम से सुनो कैसे करना है उस चीज़ को हैंडल। देखो बच्चा स्टक कहाँ होगा? बच्चा स्टक या तो रीजनिंग में होगा या बच्चा स्टक इंग्लिश में होगा। मैं नहीं मानती कि बच्चा क्वांट में स्टक हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा क्वांट में ना हमें सारे आंसर नीचे दिए होते हैं, वो बेसिक कैलकुलेशंस ही होती हैं, उसमें तो आप क्या ही स्टक होगे, ठीक है। तो क्वांट में स्टक होना भी नहीं है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप रीजनिंग में स्टक हो गए तो आपको कैसे करना है। चलो सपोज करते हैं हम कि आप पज़ल बना रहे हो, ठीक है, आप पज़ल बना रहे हो और आप स्टक हो गए, पहली पज़ल में स्टक हो गए, कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ। अगर आप फर्स्ट पज़ल में स्टक हो गए ना तो उसको ईगो पे नहीं लेके आ जाना है, उसको आराम से उसको छोड़ देना है कि मेरे से नहीं बन रही, चाहे वो ईजी है, चाहे वो पज़ल आपके लिए ईजी है, फिर भी उसको छोड़ दो कि मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। ये आपके साथ नहीं होता बेटा, मेरे साथ भी कई बार हो जाता है, बहुत बच्चों के साथ हो जाता है। सामने लिखी हुई चीज़ को ही हम पढ़ नहीं पाते और स्टक हो जाते हैं। फिर आप आओ दूसरी पज़ल पे, फिर आप आए दूसरी पज़ल पे और फिर क्या हुआ, आप उसमें भी स्टक हो गए, आप उसमें भी स्टक हो गए। तो आपने क्या करना है, आपने पज़ल छोड़ देनी है एक बार के लिए। आपने एक बार के लिए पज़ल छोड़ दी और मिसलेनियस वाले टॉपिक पे मूव कर जाना है, ठीक है। मैंने क्यों बोला कि मिसलेनियस पे मूव करो? बिकॉज जो बेटा आप अगर एक पज़ल में स्टक हो गए वो तो मैं मानती हूँ, अगर आप लगातार दूसरी पज़ल में भी स्टक हो गए ना तो वो स्टक ना आप नर्वसनेस की वजह से हो रहे हो, आप में कोई कमी नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपको आता नहीं है कि आप पज़ल में स्टक हो गए, वो आप पज़ल में नहीं स्टक हो रहे हो, वो आप नर्वसनेस की वजह से स्टक हो रहे हो। आप नर्वस हो गए हो, आप टाइम को देख के नर्वस हो गए हो कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके कुछ सेकंड्स का ब्रेक लो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आराम से टाइमर की तरफ देखो कि जब आप पहली दूसरी पज़ल पे होगे तो टाइमर तो ऑब्वियसली 35 प्लस ही होगा या 30 प्लस तो होगा ही ना। आप ये सोचो कि आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है, आधा घंटा है मेरे पास, अपने आप को पॉजिटिविटी दो वहाँ पे और मिसलेनियस में से 10 नंबर निकालो भाग के। जब 10 मिनट में आपका ये हो जाएगा, अगर आपके पास 20 मिनट रह जाएंगे ना, फिर पज़ल पे आओ दोबारा, और मैं गारंटी करती हूँ कि फिर जो पज़ल में आप यहाँ पे स्टक हो रहे होगे ना वो खुशी खुशी आपसे बन जाएगी। समझ गए ना रीजनिंग का कैसे करना है? अभी मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश का कैसे करना है। ये इसको मैं इरेज कर दूँ। अभी बात करती हूँ बेटा मैं इंग्लिश की। व्हाट इफ़ आप इंग्लिश में स्टक हो जाओ? अगर आप इंग्लिश में स्टक हो गए तो आपने क्या करना है? देखो पेपर खुला इंग्लिश का और आपने पेपर गो थ्रू किया,
एकदम से आप डर गए कि अब मैं क्या करूँ, मुझे इसमें से कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो हैं मुझे वो कहीं मिल ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ। आरसी तो जैसे मैंने बताया वो तो करनी करनी है, बट बेटा आरसी में अगर 10 या 12 क्वेश्चन आए हैं तो ये तो कभी होगा नहीं ना कि आप 10 और 12 ही कराओ। ये तो बहुत रेयर केस में होता है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ही कराओ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 to 9 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने इसमें से 8 भी किए बेटा, अगर आपने इसमें से 8 भी किए तो भी आपके सिर्फ 4 मार्क्स हुए, और वो सही भी होने चाहिए, 8 तो 4 होंगी, ठीक है। मैंने आपको टारगेट दिया था यहाँ पे 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स के लिए आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे ना। यहाँ तो आपने 8 किए, वो भी अगर एक्यूरेट हैं तो आपके 4 मार्क्स बने, समझ रहे हो ना। तो बचे हुए 12 क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे, वो भी एक्यूरेट। ऐसा तो होगा नहीं 20 करो, 20 के 20 एक्यूरेट करो। बहुत बच्चे इंग्लिश में अटैम्प्ट हाई करते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो अब अगर आप स्टक हो गए तो आपने क्या करना है, आपने बस गैस वर्क करना स्टार्ट कर देना है। मैं सच बता रही हूँ, और इसका कोई भी तरीका नहीं है अगर आप इंग्लिश में स्टक कर गए उससे बाहर निकलने का। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे स्टक कर गए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आप अगर स्टक कर गए, आपको लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता इतनी नर्वसनेस में, और बेटा आप स्टक तभी करते हो इंग्लिश में जब आपको सच में अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बिल्कुल ही वहाँ पे दिख नहीं रहे होते। आपको वीक टॉपिक दिख रहे होते हैं सारे, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप स्टक कर गए। अगर तो आपने ये वाला गैस वर्क नहीं किया तो भी इन 8 मार्क्स से, चलो मैं कहती हूँ 12 के 12 भी आप सही कराए, ठीक है, 12 के 12 क्वेश्चन भी आप सही कराए, तो ये 6 मार्क्स से तो हम सेक्शनल भी नहीं क्लियर कर सकते, ये 6 मार्क्स से तो हमारी सेक्शनल भी नहीं क्लियर होगी। और आपको फिर ये हो रहा है कि मुझे और कोई टॉपिक मिल नहीं रहा, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे गैस वर्क को करना ही पड़ेगा। गैस वर्क ये नहीं कि जितने क्वेश्चन आए हैं सारे गैस कराओ। गैस भी ना एक तरीके से किया जाता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें ये लग रहा है इन दोनों में से तो पक्का ही होगा, और ज़्यादा मुझे एक वाला लग रहा है, बस मैं वो लगाया है चुप करके। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हमें लगना शुरू हो जाता है ना कि 70 to 80% यही वाला ऑप्शन होगा, तो वो टिक कराओ। तरीके से गैस करके आना है। मैं अगर किसी को लग रहा हो कि ये तरीका गलत है गैस वाला, तो आप अगर चेक कर गए गैस ना करो। यहाँ मैं वही तो कह रही हूँ ना, यहाँ 12 से 12 करके भी आपकी सेक्शनल फिर क्लियर नहीं होगी। हर कोई ऐसा करता है, इंग्लिश में गैस करता ही करता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है। बच्चों का ये देखा गया है कि अगर किसी ने 30 क्वेश्चन किए हैं, 40 किए हैं, तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन उसके गलत होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैस वर्क होता है, ठीक है। गैस वर्क में सारे गलत नहीं होते, कुछ नंबर आपको गैस वर्क में ज़रूर मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और इसका कोई तरीका नहीं है बेटा इंग्लिश में स्टक हो गए उससे बाहर निकलने का। बस आरसी को ध्यान से पढ़ना, आरसी में जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर खींचने की कोशिश करना, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी बात आ जाती है बेटा कि हमने स्किप क्या करना है। स्किप मैंने आपको बताया था रीजनिंग में, इनपुट आउटपुट वाला जो टॉपिक है, एलआर है, या जिसको क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, वो उसको स्किप करना है। डाटा सफिशिएंसी को प्लीज़ स्किप मत करना, वो फ्री के नंबर हैं जिसको आती है, ठीक है। और एक जो पज़ल है, पज़ल जो टफ लगे आपको, कोई भी एक सेट, 3 तो करना ही है, 4 आए 1 स्किप कर देना, 5 आए 2 कर देना। तो आपने एक पज़ल जो आपको बहुत टफ लगे, आपको लगे कि मेरे तो यहाँ पे 12-15 मिनट हो जाएगी कंज्यूम, वो उसको स्किप कर देना। क्वांट में मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक, स्किप कर देना। कैसलेट को स्किप कर देना, ठीक है, ये मत करना। बाकी डीआई और स्पीड मैथ को आपने आराम से करना है वहाँ पे जाके। इंग्लिश में जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं ना, उनको स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है उनको करने की। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला पैराजम्पल आ गया, स्किप। देखो ये चीज़ें ना, मुझे पता है थोड़ा सा लेंथी साइड पे आता है, एएफओ में सबको दिक्कत रहती है इंग्लिश की, आता है नो डाउट लेंथी आता है। बस आपने वीक टॉपिक्स को वहाँ पे जाके इग्नोर करना है और स्ट्रॉन्ग पे काम करना है और आरसी पे काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो स्किप करने वाली हैं, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। इंग्लिश आप देख लेना, बस आपका इतनी एक्यूरेसी हो, आप 10 नंबर तो लेके ही आओ इंग्लिश में से। 10 ना सही 9 तक तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि अब सेक्शनल ज़्यादा जाने लग गई। फ़र्क ये है ना, सेक्शनल ज़्यादा जाने लग गई अब, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप करके जाने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ सेफ़ अटैम्प्ट्स कितने हैं। और अब बेटा अगर मैं सेफ़ अटैम्प्ट्स की बात करूँ, सेफ़ अटैम्प्ट्स क्या हैं, देखो
सेफ अटेम्प्ट का किसी को नहीं पता होता, मैं सच बता रही हूँ कि क्या है कि कट ऑफ किसी को पता है क्या कितनी जा सकती है। जो कोई 10-10 साल से पढ़ा रहा है ना, कट ऑफ उसको भी नहीं पता कितनी जाएगी। बट बेटा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मिनिमम आपको 55 नंबर लेके आने हैं। ये मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनो। मिनिमम आपको 55 मार्क्स तो लेके ही आने हैं, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन करके आओ, जो भी करके आओ, बट उस क्वेश्चंस में से आपके 55 मार्क्स बनने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बेटा स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी बताया था कि बेटा रीजनिंग और क्वांट में मुझे नहीं पता आप कितना करके आ रहे हो, बट आपके मार्क्स 45 आने ही आने चाहिए किसी भी हालत में, ये भी मिनिमम है, ठीक है। कि आप चाहे 55 क्वेश्चन करके आओ, 60 करके आओ, नेगेटिव मार्किंग को साइड करने के बाद बेटा हमारे ये 45 मार्क्स आने चाहिए। और इंग्लिश में सेम 10 मार्क्स आपके आने चाहिए। तो ये टोटल कितने हो गए? 55 मार्क्स आने चाहिए। मुझे नहीं पता आप कितने क्वेश्चन करके 55 लेके आ रहे हो, ये मिनिमम है। तो मैक्सिमम आप कितने भी ला सकते हो, 55 प्लस ही हैं जो मेरे अकॉर्डिंग सेफ अटैम्प्ट हैं। ये वाले अटैम्प्ट हैं वो 55 प्लस जो आपने करके आने हैं। कट ऑफ पिछले साल 51 गई थी, अभी आप इससे ज़्यादा का ही टारगेट लेके चलो, इससे कम तो टारगेट रखो ही मत किसी भी हालत में। टारगेट आपका 55 प्लस ही होना चाहिए। सेफ अटैम्प्ट 55 प्लस ही हैं और ये प्लस में कितने भी हो सकते हैं। देखो आप अपना बेस्ट ही दे के आओगे ना, आप अपना बेस्ट ही दे के आओगे। अगर मैं कहूँ कि +10 65 लेके आने हैं, बट आपके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट 60 पे है, तो मिनिमम 55 लेके आने हैं, प्लस में आपका बेस्ट वो बताएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। और आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है बेटा, आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा होगा, बस पॉजिटिविटी से जाना। 30 को एग्ज़ाम देने से पहले मंदिर ज़रूर जाकर आना, बिकॉज़ आपको भी पता है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना हम किसी भी परीक्षा को पार नहीं कर सकते। एग्ज़ाम सेंटर पे जाके किसी से फालतू बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मन में अपने भगवान को याद करना। और इससे ज़्यादा मैं आपको बेटा क्या ही मोटिवेट करूं, बिकॉज़ असली मोटिवेशन जो आती है ना वो घर से आती है। आपने अपनी लाइफ को और अपने घर वालों की लाइफ को सुधारना है बेटा, वही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और मैं दिल से मानती हूँ बेटा कि जिस बच्चे ने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होता है ना, उसको किसी बाहर वाले की मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। देखो आप तो मुझे जानते भी नहीं मैं कौन हूँ, तो मेरी बातें आपको क्या ही मोटिवेट करेंगी जब आपकी आंखों के सामने हर टाइम आपके घर वाले होते हैं जो आपके लिए इतना कुछ करते हैं। तो अपने लिए ना सही बेटा, उनके लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाना है, यही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।